हेयर फॉल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। घनापन कम हो रहा है, पार्टिंग धीरे धीरे वाइड होती जा रही है, पोनीटेल आपकी पतली होती जा रही है, हेयर लाइन रिसीड कर रही है, पीछे जा रही है और अगेन बाल हल्के हो रहे हैं। हेयर फॉल इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। आजकल के टाइम में कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिसके बाल ना झड़ रहे हों या फिर वो ये कंप्लेन ना कर रहा हो कि मेरे बाल नहीं झड़ रहे हैं। सो आज के पॉडकास्ट में हम डॉक्टर दादू से स्पेसिफिकली हेयर फॉल से रिलेटेड कुछ सवालों के जवाब जो है वो जानना चाहेंगे। हाय डॉक्टर। सो स्पेसिफिकली मैं पूछना चाहूँगी कि हेयर फॉल जो है आजकल बहुत कॉमन होता जा रहा है, तो हेयर फॉल के बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएंगे। हेयर फॉल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और अलग अलग तरह के हेयर फॉल होते हैं। तो जो हेयर फॉल आपको डिलीवरी के बाद हो रहा है, कोविड के बाद हो रहा है या डेंगू टाइफाइड के बाद हो रहा है, जी। कुछ सर्जरी के बाद हो रहा है, उसे हम टीलोजन एफ्लूवियम कहते हैं। वो स्ट्रेस रिलेटेड, जो बॉडी को अचानक से शॉक लगा है उसकी वजह से वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स बालों तक नहीं पहुंच पाए, तो उसकी वजह से वो हेयर फॉल हो रहा है। और उसके अलावा एक हार्मोनल हेयर फॉल भी होता है। तो हार्मोनल हेयर फॉल में ये होता है कि फीमेल्स में देखा जाएगा कि घनापन कम हो रहा है, पार्टिंग धीरे धीरे वाइड होती जा रही है और पोनीटेल आपकी पतली होती जा रही है और बाल का टेक्सचर और क्वालिटी भी डिटीरियोरेट कर रही है। आपको लग रहा है कि बाल बहुत ड्राई फ्रिजी हो रहे हैं, आगे से बाल फ्लैट हो रहे हैं, बाउंस कम हो रहा है। ये फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है। और मेल्स में भी उसी तरीके से हेयर फॉल हो रहा है, हेयर थिनिंग हार्मोनल हो रही है। हार्मोनल हेयर थिनिंग में मेल्स में फोरहेड ब्रॉड होता जा रहा है, हेयर लाइन रिसीड कर रही है, पीछे जा रही है और अगेन बाल हल्के हो रहे हैं। आपको लग रहा है बाल उतने नहीं झड़ रहे, तो भी आपको लग रहा है बाल उतने बचे ही नहीं है जितने 6-8 साल पहले थे। तो ये हार्मोनल हेयर फॉल है। उसके अलावा देयर इज एलोपेशिया एरियाटा विच इज़ ऑटो इम्यून, जिसमें ऐसे कॉइन शेप्ड पैचेस बन जाते हैं स्कैल्प में। वो आईब्रो पर भी हो सकता है, बियर्ड पर भी हो सकता है। उसके अलावा देयर इज स्कारिंग एलोपेशिया, जिसमें कि जड़ ही ख़त्म हो जाती है बालों की, तो बालों को वापस लाना मुश्किल है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप सही टाइम पे डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, सही डायग्नोसिस बने और उस हिसाब से ट्रीटमेंट हो। जैसे आपने अभी फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस के बारे में बताया डॉक्टर, मेल पैटर्न बॉल्डनेस के बारे में बहुत सारे मिथ हैं जिसके मेजरली सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी। या स्मोकिंग करने से क्या कुछ स्पेसिफिक होता है कि हेयर फॉल बढ़ जाता है या कुछ? तो स्मोकिंग से हेयर फॉल डेफिनेटली बढ़ता है, हार्मोनल हेयर थिनिंग बढ़ती है, बॉल्डिंग बढ़ती है। और ऐसा इसलिए है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। जी। एक तो ये है कि स्मोकिंग से फ्री रेडिकल डैमेज बढ़ेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा, तो हेयर फॉलिकल डैमेज होगा, तो जाहिर है कि हेयर फॉल बढ़ेगा। दूसरा ये है कि स्मोकिंग की वजह से ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसल्स मिनिएचराइज हो जाती हैं, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी बालों में, न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच रहे बालों तक, उस वजह से हेयर फॉल होगा। स्मोकिंग की वजह से एंड्रोजन लेवल यानी मेल हार्मोन थोड़ा बढ़ जाएगा ब्लड में, तो उस वजह से भी मेल पैटर्न बॉल्डनेस देखी गई है। तो मतलब जिन लोगों में डॉक्टर मेल पैटर्न बॉल्डनेस ज़्यादा है, क्या उनमें टेस्टोस्टेरोन के लेवल ज़्यादा होते हैं? नहीं, तो मेल पैटर्न बॉल्डनेस में ये होता है कि टेस्टोस्टेरोन डीएचटी में कन्वर्ट हो रहा है एक एंजाइम की वजह से, जिसे हम 5 अल्फा रिडक्टेज कहते हैं। और ये डीएचटी जब बालों पे लग रहा है तो फिर उससे हेयर थिनिंग हो रही है। जी। तो जिनमें मेल पैटर्न बॉल्डनेस ज़्यादा है उनमें ज़रूरी नहीं है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा हो, उनमें 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम की लेवल भी ज़्यादा हो सकती है, या डीएचटी लेवल ज़्यादा हो सकता है, या उनमें वो रिसेप्टर ज़्यादा हो सकता है जिस पे डीएचटी अटैक कर रहा है। तो ये बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों की वजह से ये मेल पैटर्न बॉल्डनेस हो रही है। और इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो रीज़न है वो है जेनेटिक्स की। अगर फैमिली हिस्ट्री है मेल पैटर्न बॉल्डनेस की, तो ये सब कुछ ऑलरेडी, ये एंजाइम ज़्यादा है या जी। इसका ये रिसेप्टर्स ज़्यादा हैं, जेनेटिकली कोई प्रीडिस्पोज्ड है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि हेयर थिनिंग होगी। डॉक्टर जैसे आपने बताया कि जेनेटिक्स का रोल है, तो या काफ़ी लोगों में देखा जाता है जैसे उनके फादर के जो बाल झड़ने शुरू हुए थे 40s में, 45 में या 50s में झड़े, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं उनके बाल जल्दी झड़ रहे हैं। या तो तो ये भी बहुत ही कॉमनली देखा गया है कि आजकल 20s में वो हेयर जी, थिनिंग हो रही है बिल्कुल। जो एक्चुअली 40-45 में फादर के झड़े, पर अब जी। 20s में वो हेयर थिनिंग देखी जा रही है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कुछ तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो गया, बल्कि काफ़ी बार लोग बोलते हैं कि फादर के बाल तो अभी तक ठीक हैं, जी, बिल्कुल। लेकिन फिर भी ये हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे और फैक्टर्स, जैसे स्ट्रेस लेवल्स आपका, नींद पूरी नहीं हो रही, स्मोकिंग से बहुत तेज़ी से कम उम्र में बाल झड़ रहे हैं, कोविड से बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, विटामिन डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल हेयर फॉल बहुत हो रहा है, हार्ड वाटर है वहाँ पे जहाँ पे आप रह रहे हैं। तो इतने सारे और फैक्टर्स हैं कि जिनकी वजह से जो फादर के अगर 45 में झड़े,
वो आपके अभी 20-25 साल की उम्र में ही झड़ना शुरू हो गए। सो यंग जनरेशन के साथ मैम एक प्रॉब्लम बहुत आ रही है कि वे प्रोटीन मतलब एक कॉमन मिथ है कि वे प्रोटीन खाने से या लेने से बाल झड़ रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ रिलेशन? नहीं, वे प्रोटीन का डायरेक्ट रिलेशन हेयर फॉल से, हार्मोनल हेयर थिनिंग से बिल्कुल भी नहीं है। जी। तो इसमें लेकिन ऐसा है कि अगर आपके वे प्रोटीन में, क्योंकि साथ में आप क्रिएटिन ले रहे हैं, साथ में आपके वे प्रोटीन में डीएचए, कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं, वे प्रोटीन के साथ में उसमें एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं, जी। या आप अलग से टेस्टोस्टेरोन ले रहे हैं, तो आपका हेयर फॉल डेफिनेटली बढ़ेगा वे प्रोटीन लेने से। लेकिन डायरेक्टली वे प्रोटीन का रिलेशन नहीं है। लेकिन ये है कि क्योंकि वे प्रोटीन जब कंज्यूम कर रहे हैं, अल्टीमेटली हम लोग मसल मास बढ़ाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा टेस्टोस्टेरोन लेवल इनडायरेक्टली बढ़ता है। तो जब टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जो टेस्टोस्टेरोन रिलेटेड हेयर फॉल है, जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस है, वो भी बढ़ेगी। सो यंगस्टर्स को मैम काफ़ी ज़्यादा मतलब मिथ रहता है और थोड़ा डर भी रहता है कि मैस्टरबेशन करने से भी बाल झड़ते हैं।